माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट जीके के पेज नंबर 2 का हम लोग इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले नंबर प्रश्न की बात करें, पहले नंबर पर क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन ए में है अजंता की मूर्ति, ऑप्शन बी है सारनाथ सिंह के स्तंभ, ऑप्शन सी है खजुराहो की मूर्ति, ऑप्शन डी है नालंदा स्तंभ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ के सिंह स्तंभ हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। तो पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किसका प्रतिरूप है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सारनाथ के सिंह स्तंभ हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या पहले नंबर को रिपीट करेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किसका प्रतिरूप है? ऑप्शन ए में है अजंता की मूर्ति, ऑप्शन बी में है सारनाथ के सिंह स्तंभ, ऑप्शन सी में खजुराहो की मूर्ति, ऑप्शन डी है नालंदा स्तंभ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सारनाथ के सिंह स्तंभ हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं दोस्तों। कहता है कि सारनाथ के सिंह स्तंभ का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? सारनाथ के जो सिंह स्तंभ था उसका निर्माण किस सम्राट ने कराया था? ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अशोक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या 2 में ये कह रहा है कि सारनाथ के जो सिंह स्तंभ है उसका निर्माण किस सम्राट ने कराया था? तो अशोक ने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिवीजन कर लेंगे। कहता है कि सारनाथ के जो सिंह स्तंभ है उसका निर्माण किस सम्राट ने कराया था? ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अशोक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह दर्शाए गए हैं? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों उसमें कितने सिंह दर्शाए गए हैं? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सिंह को दर्शाया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने सिंह दर्शाए गए हैं? टोटल 4 सिंह को दर्शाया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 को एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह दर्शाए गए हैं? तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखी गई पंक्ति क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखी गई जो पंक्ति है वो क्या है? ऑप्शन ए में सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऑप्शन डी है जय जगत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सत्यमेव जयते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखी गई जो पंक्ति है वो क्या है? सत्यमेव जयते है। तो प्रश्न संख्या 4 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखी गई जो पंक्ति है वो क्या है? ऑप्शन ए में सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी है वसुधैव कुटुंबकम है, ऑप्शन सी है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऑप्शन डी है जय जगत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सत्यमेव जयते इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि राष्ट्रीय चिन्ह के आधार पर लिखी गई जो पंक्ति है वो क्या थी? तो सत्यमेव जयते है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है कठोपनिषद, ऑप्शन बी में है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी में ईशोपनिषद, ऑप्शन डी में है तैत्तिरीय उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंडक उपनिषद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडक उपनिषद हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है कठोपनिषद, ऑप्शन बी में है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी में है ईशोपनिषद, ऑप्शन डी में है तैत्तिरीय उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंडक उपनिषद हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए में है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी में रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पिंगली वेंकैया हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन ए में है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पिंगली वेंकैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947 में, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1947। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22 जुलाई 1947 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, यानी 22 जुलाई को अपनाया गया था, यानी 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जुलाई 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्रमशः क्या दर्शाते हैं। तो जो राष्ट्रीय ध्वज का जो 3 रंग है वो क्रमशः क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में है साहस, शांति, समृद्धि। ऑप्शन बी में है शक्ति, शांति, समृद्धि। ऑप्शन सी में है साहस, विश्वास, शांति। ऑप्शन डी में है वीरता, धर्म, कृषि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग है वो साहस, शांति और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो राष्ट्रीय ध्वज के जो 3 रंग है वो किसको दर्शाता है, साहस, शांति और समृद्धि। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी आड़ी रेखाएं होती है। तो अशोक चक्र में जो होता है कितनी आड़ी रेखाएं होती है। तो ऑप्शन ए में 20 होता है, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी है 18। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 24 होता है। टोटल जो इसमें आड़ी रेखाएं होती है टोटल 24 होती है। ठीक है दोस्तों, तो अशोक चक्र में कितनी आड़ी रेखाएं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी 24 आड़ी रेखाएं होती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि अशोक चक्र का रंग क्या है। तो ऑप्शन ए में है केसरिया, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है सफेद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नीला है। तो अशोक चक्र का जो रंग है वो नीला होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी है सारे जहां सच, ऑप्शन डी है जय हिंद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वंदे मातरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, तो वंदे मातरम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 नंबर की बात करें दोस्तों, कहते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र। ठीक है, तो वंदे मातरम के जो लेखक है वो कौन है। तो ऑप्शन ए में रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है, ऑप्शन बी में बंकिम चंद्र है, ऑप्शन सी में भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है रघुवंश, ऑप्शन डी है मेघदूत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आनंद मठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों, आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आनंद मठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है किस पुस्तक से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में आनंद मठ, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है रघुवंश, ऑप्शन डी है मेघदूत। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी आनंद मठ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। तो जनगण मन जो है वो पहली बार कब गाया गया था। तो ऑप्शन ए में है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1914। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1911 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था। तो 1911 में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा, ऑप्शन ए में गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है गेंदा, ऑप्शन डी है चमेली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा कमल इसका करेक्ट आंसर। यानी भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है, कमल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछेगा आपको कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है दोस्तों, तो आपको बोलना है कमल है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है आम, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है अमरूद, ऑप्शन डी है नारियल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आम हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों वो कौन सा है, तो आम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 में ये कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है, तो आम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है मोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है गोरैया, ऑप्शन डी है बत्तख। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो कौन सा है, तो मोर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की बात करें दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, हम भारत के जितने भी अशोक चक्र उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ऑप्शन ए में शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी है भालू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में यमुना, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 में ये कह रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है। तो दोस्तों गंगा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा पे टिक लगा देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है कबड्डी, ऑप्शन डी है फुटबॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो कौन है, हॉकी है। तो अगर क्वेश्चन में आपको अगर पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आपको हॉकी वाले पे ऑप्शन में टिक लगाना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, हॉकी।
चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है नीम, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है बरगद, ऑप्शन डी है आम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बरगद का पेड़ हो जाएगा। यानी भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो बरगद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन जो है, अगर आपको प्रश्न जो है वो पूछेगा एग्जाम में कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको बरगद बोलना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करें दोस्तों। इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है ग्रेगोरियन, ऑप्शन बी में है विक्रम संवत, ऑप्शन सी में है शक संवत, ऑप्शन डी में है हिजरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शक संवत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है, शक संवत है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 57 ईसा पूर्व में हुआ था, या ऑप्शन बी में है 78 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी है 100 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी 120 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों। इसमें कहता है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑप्शन ए में है 57 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी है 100 ईस्वी, ऑप्शन डी है 120 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो राष्ट्रीय जो चिन्ह था उसको भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी में है 22 जुलाई 1947। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी 26 जनवरी 1950 में अपनाया था। तो अगर हम प्रश्न संख्या 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब अपनाया। तो ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950। इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियोस है हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका आपके पास चला जाए। तो इस तरह के जो वीडियोस है करंट अफेयर्स के हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे डेट बाई डेट क्या होता है अपडेट होते रहते हैं। तो इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियो की जो तैयारी करना चाहते हैं, अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। तो अगर इस करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।